ये खंडहर, ये ईंटें, ये मिट्टी सिर्फ पत्थर नहीं, ये भारत उस गौरवशाली अतीत की गवाह है जब यहाँ ज्ञान की वह रोशनी जलती थी तो पूरे विश्व में प्रकाशित हो करती थी। वह जलता हुआ दीपक जब हजारों वर्षों की ज्ञान ज्योति को पहले तलवार से फिर कलम से बुझाया गया और हमने उसे सरकारी नौकरी से बदल दिया। आज वहाँ एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, कुछ दुकानें, धूल भरी सड़कें और एक खंडहर है। जब ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 11वीं शताब्दी में अपनी पहली कक्षाएं शुरू कर रहा था, उस वक्त इस खंडहर में 10,000 छात्र पढ़ते थे, एक साथ एक परिसर में। कैसे भारत की शिक्षा प्रणाली नालंदा के स्वर्णिम युग से लेकर आज के आधुनिक दौर तक पहुंची। ये एक कहानी है विनाश की, पुनर्जागरण की और नई आशा की। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने बिहार की धरती पर एक ऐसे संस्थान की नींव रखी जो आने वाली सदियों तक विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र बना, नालंदा विश्वविद्यालय। ना आलमदा अर्थात ज्ञान देने में कंजूसी नहीं। स्थापना 427 ईस्वी। विद्यार्थियों की संख्या लगभग 10,000, आचार्य लगभग 2,000, पुस्तकालय 9 मिलियन पांडुलिपियां, 3 विशाल भवन। अध्ययन काल 5वीं से 12वीं शताब्दी। यहाँ शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, नालंदा में पढ़ाया जाता था बौद्ध दर्शन, महायान साहित्य, तर्कशास्त्र, व्याकरण, चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और गणित, कला और साहित्य, योग और ध्यान। कुछ इतिहासकारों का मानना है नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। केवल 20 से 30% आवेदक की परीक्षा पास कर पाते थे। यहाँ का शिक्षक विद्यार्थियों से 3 कठिन द्वार पर प्रश्न करता था। पहला द्वार था भाषा और व्याकरण का, दूसरा तर्कशास्त्र का और तीसरा विषय विशेष का। नालंदा एक वैश्विक संस्थान था जिसकी रोशनी में चाणक्य ने राजनीति सिखाई, आर्यभट्ट ने शून्य खोजा और ह्वेनसांग ने इतनी दूर से चलकर यहाँ आकर ज्ञान मांगा। यहाँ बेबीलोन से छात्र आते थे, यूनान से, चीन से, कोरिया से, तिब्बत से। और तक्षशिला तो नालंदा से भी पुरानी थी। 600 ईसा पूर्व यानी आज से करीब 2500 साल पहले 60 से ज़्यादा विषय पढ़ाए जाते थे। चाणक्य वहाँ पढ़ते थे, पाणिनि वहाँ पढ़े थे। जिस आदमी ने संस्कृत का व्याकरण लिखा, अष्टाध्यायी, जो आज भी दुनिया की सबसे जटिल और सटीक भाषा संरचना मानी जाती है, वो इसी मिट्टी का था। लेकिन नालंदा और तक्षशिला तो बड़े बड़े नाम हैं। असली बात यह है कि उनसे पहले और उनके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में गांव-गांव में एक चीज़ थी, वह गुरुकुल है। गुरुकुल मतलब बस स्कूल नहीं, गुरुकुल मतलब बच्चा घर छोड़ता था, गुरु के घर जाता था, वहाँ रहता था, पानी भरता था, लकड़ी लाता था, खाना बनाने में हाथ बटाता था और पढ़ता था वेद, गणित, तर्क, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, शस्त्र कला, जो भी उसकी रुचि थी। और यह शिक्षा निःशुल्क थी। राज्य चलाता था, समाज चलाता था। धर्मपाल एक गांधीवादी इतिहासकार, उन्होंने ब्रिटिश अभिलेखागारों में जाकर खोज की। वो कागजात निकले जो अंग्रेजों ने खुद लिखे थे और जो मिला उसने उन्हें चौंका दिया। अकेले बंगाल और बिहार में सन 1830 के आसपास 1 लाख पाठशालाएं थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने लिखा, मुझे इस देश में कोई ऐसा गांव नहीं मिला जहां पाठशाला ना हो। कबीरदास कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान कहाँ, उजियारा कहाँ, जैसे बिन दीपक सब अंधियारा है। सन 1193 बिहार। बख्तियार खिलजी नाम का एक तुर्क सेनापति दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन बिहार और बंगाल में अभियान पर था। उसकी लगभग 200 घुड़सवारों की टुकड़ी एक विशाल भवन समूह के सामने आकर रुकी। उसे लगा यह कोई किला है। यह किला नहीं था, यह नालंदा था। ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने नालंदा की महानता के बारे में विस्तार से लिखा। नालंदा के इतिहास में 3 बार विनाश के दौर आए। पहली बार हुड़ों के राजा मिहिर कुल ने 6वीं शताब्दी में इसे नष्ट किया, जिन्हें स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने फिर से बनाया। दूसरी बार 7वीं शताब्दी में गौड़ों ने इसे नष्ट किया, जिसे बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने पुनः निर्मित किया। और अंतिम विनाश 1193 ईस्वी। लेकिन तीसरा विनाश इतना भयंकर था कि नालंदा फिर कभी उठ नहीं सका। 1193 में तुर्की सेनापति बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया। ऐतिहासिक अभिलेख तबकात-ए नासिर में मिन्हाज सिराज ने लिखा है कि खिलजी के सैनिकों ने भवनों को ध्वस्त करने का आदेश दिया।
हजारों भिक्षुओं को मार डाला, अनगिनत पुस्तकों और पांडुलिपियों को जला दिया। पुस्तकालय की आग 6 महीने तक जलती रही। 9 मिलियन पांडुलिपियां राख हो गईं। हालांकि आधुनिक इतिहासकारों में इस घटना को लेकर विवाद है। कुछ विद्वान जैसे प्रोफेसर D.N. झा कहते हैं कि खिलजी द्वारा नालंदा के विनाश का कोई प्राथमिक स्रोत नहीं है। तिब्बत विद्वान तारानाथ के अनुसार नालंदा में बौद्ध और ब्राह्मण सन्यासियों के बीच विवाद हुआ था। एक ब्राह्मण सन्यासी ने सूर्य साधना की ओर यज्ञ की राख फेंकी, जिससे आग लग गई। चाहे विनाश का कारण कुछ भी हो, आक्रमण, धार्मिक विवाद या राजकीय संरक्षण की कमी, सच यह है कि 12वीं से 13वीं शताब्दी तक नालंदा का पतन हो गया। पाल और सेना राजवंशों ने अपना समर्थन नए विश्वविद्यालयों ओदंतपुरी और विक्रमशिला को देना शुरू कर दिया। नालंदा के पतन के भारत में बौद्ध धर्म के पतन को तेज कर दिया। भिक्षु तिब्बत, चीन, नेपाल और बर्मा भाग गए। ज्ञान की एक महान परंपरा समाप्त हो गई। भारत ने अपनी प्राचीन शिक्षा को प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र खो दिया। फिर आया ब्रिटिश काल, लॉर्ड मैकाले और शिक्षा का औपनिवेशीकरण। 19वीं सदी का भारत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। 1800 दशक के शुरुआत में भारत में गुरुकुल पाठशालाएं, मदरसे और संस्कृत कॉलेज थे। शिक्षा संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाती थी। लेकिन 1834 में एक व्यक्ति भारत आया जिसने भारत की शिक्षा प्रणाली को हमेशा के लिए बदल दिया। थॉमस बेबिंगटन मैकाले 1834 में गवर्नर जनरल की सुप्रीम काउंसिल के सदस्य बने। उनका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा सुधार नहीं था, बल्कि भारतीय सभ्यता को ही बदल देना था। आज हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना होगा जो हमारे उन लाखों लोगों के बीच दुभाषिए का काम करे जिन पर हम शासन करते हैं। एक ऐसा वर्ग जो खून और रंग से भारतीय हो, लेकिन रुचि, विचार, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज हो। मैकाले ने आगे कहा, यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के पूरे मूल साहित्य के बराबर है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, मैकाले ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने कभी भी एक भी भारतीय या अरबी पुस्तक नहीं पढ़ी थी। फिर आया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत अंग्रेजी को सरकारी और उच्च शिक्षा की भाषा बनाया गया। फारसी मुगल कालीन प्रशासनिक भाषा को हटाया गया। संस्कृत और अरबी पुस्तकों की छपाई बंद की गई। पारंपरिक पाठशालाओं और मदरसों को वित्तीय सहायता रोकी गई। केवल बनारस के संस्कृत कॉलेज और दिल्ली के महोमेदन कॉलेज को बचाया गया। इसका उद्देश्य था शिक्षित भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में नौकरी के लिए तैयार करना, भारतीय सभ्यता और ज्ञान परंपरा को पिछड़ा दिखाना, अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विचारों को श्रेष्ठ बताना। मैकाले शिक्षा प्रणाली के परिणाम। मैकाले की शिक्षा प्रणाली ने भारत को 3 स्तरों में प्रभावित किया। सांस्कृतिक विनाश, भारतीय भाषाओं का पतन, संस्कृत, फारसी और क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान की परंपरा समाप्त। परंपरागत ज्ञान प्रणाली को अवैज्ञानिक बताया गया। रटने पर आधारित शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान की कमी, सिर्फ क्लर्क और प्रशासनिक अधिकारी बनाने की शिक्षा। महात्मा गांधी ने नालंदा में रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स 20 अक्टूबर 1931 को कहा था, अंग्रेजी राज में पिछले 50 सालों में भारत में साक्षरता दर घटी है और इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार है। यह गांधी का आरोप नहीं था, यह उनका अवलोकन था, उन्होंने देखा था। आज वो बच्चा जो स्कूल छोड़ गया, आज भारत में 5 साल का बच्चा स्कूल जाता है और एक दिन वापस नहीं आता। माध्यमिक स्तर पर 8वीं से 10वीं के बीच हर 100 में से 14 बच्चे बीच में ही छोड़ देते हैं। यह सरकारी आंकड़ा है। ओडिशा में यह दर 25% से ज़्यादा है। बिहार में 19% से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में अकेले 90,900 बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं। इनमें 56,000 लड़कियां हैं। उत्तर प्रदेश में 9,508 स्कूल है जहां सिर्फ एक शिक्षक हैं। एक शिक्षक 5 कक्षाओं के लिए। अगर हम बात करें, कक्षा 3 में पढ़ने वाले 75% से ज़्यादा बच्चे एक सामान्य पाठ नहीं पढ़ सकते। आज उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। एक लड़की है, नाम है मान लीजिए रिया। झारखंड के एक गाँव में 8वीं में थी। उसका स्कूल 3 किलोमीटर दूर था। अगस्त में बाढ़ आई, पुल टूट गया। अक्टूबर तक स्कूल नहीं जा पाई। जब वापस आई 5 हफ्ते का हिसाब पीछे था। कोई नहीं था बताने वाला। धीरे धीरे जाना कम हो गया और फिर एक दिन घर वालों ने उसकी शादी की बात शुरू कर दी। यह कहानी नहीं, यह लाखों लड़कियों का रास्ता है। यूनेस्को के अनुसार भारत में इस वक्त 85 लाख लड़कियां स्कूल से बाहर हैं।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 उम्मीद या दस्तावेज। सन 2020 में भारत सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, NEP, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। 5-3-3-4 का ढांचा। मातृभाषा में शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात, व्यावसायिक कौशल, समग्र मूल्यांकन, GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य। यह सब पढ़ने में अच्छा लगता है और शायद है भी, दिशा सही है, लेकिन ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ताओं ने याद दिलाया 1986 में भी एक नीति आई थी और RTE 2009 राइट टू एजुकेशन, वो भी बहुत महत्वाकांक्षी था। अभी न्यू एजुकेशन के 5 साल बाद शिक्षा पर वास्तविक खर्च है GDP का 4.5%, लक्ष्य है 6% या 1.5% का अंतर, करोड़ों बच्चों का फर्क है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, वह शिक्षा जो साधारण मनुष्य को आत्मनिर्भर नहीं बनाती, वह शिक्षा ही नहीं। यह सवाल हमें खुद से पूछना है, हम क्या बनना चाहते हैं, नौकरी के लिए, डिग्री के लिए, या इंसान जो सोच सके, सवाल कर सके और अपनी जमीन को पहचान सके। नालंदा का खंडहर आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, या पर्यटक आते हैं, फोटो लेते हैं, चले जाते हैं। उस राख की परत के नीचे जो ASI को मिला, उसमें किसकी किताबें थीं? आर्यभट्ट के गणित के सूत्र, चरक के चिकित्सा ग्रंथ, कोई नाम अज्ञात आचार्य का वो काम जो दुनिया कभी नहीं जानेगी। और वो बच्चा जो बिहार के किसी सरकारी स्कूल में एकमात्र शिक्षक का इंतजार कर रहा है, वो क्या सोच रहा होगा? क्या उसे पता है कि जिस जमीन पर वो बैठा है, उसी जमीन पर एक वक्त दुनिया पढ़ने आती थी? शायद नहीं, क्योंकि उसे बताया नहीं गया। धर्मपाल ने अपनी किताब द ब्यूटीफुल ऑफ ट्री में जो नाम दिया, वो गांधी जी के एक भाषण से लिया था। गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा का सुंदर वृक्ष काट दिया। वो वृक्ष काटा, जलाया भी गया। धर्मपाल ने लिखा, भारत के पास जो था वह इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उससे हम जो सीख सकते हैं वह भविष्य का हिस्सा है। आज 2025 में हम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने दिशा दिखाई है, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, शिक्षा सम्मानित और सशक्त हो, मातृभाषा में शिक्षा सामान्य हो, रटने की जगह समझ और कौशल हो, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम हो। नालंदा ने हमें सिखाया कि भारत विश्व को ज्ञान दे सकता है। मैकाले ने दिखाया कि शिक्षा गुलाम या स्वतंत्र बना सकती है। आज हमें चुनना है, हम कैसी शिक्षा चाहते हैं। क्या हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे? क्या हमारे बच्चे सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया बदलने के लिए पढ़ेंगे? क्या हम अपनी जड़ों से जुड़कर वैश्विक नागरिक बनेंगे? जवाब हम सबके हाथ में है। नालंदा की राख से फिनिक्स उड़ा है, अब हमें इसे आसमान तक ले जाना है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, जीवन है। ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, शक्ति है, और भारत का भविष्य इसी शिक्षा में छिपा हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से भारतीय शिक्षा की 1500 साल की यात्रा को दर्शाता है, नालंदा के गौरव से लेकर औपनिवेशिक शिक्षा के दौर तक, और आज की चुनौतियों से लेकर कल की आशाओं तक। यह केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की दिशा है। ज्ञानम परम बलम, ज्ञान ही सर्वोच्च शिक्षा है। धन्यवाद साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छी वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।